हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज 2021 का सूरज ढल चुका है। सियासी और मौशी तौर पे ये साल भी बड़ा हंगामा खेज रहा। हम बात करेंगे इस साल क्या कुछ हुआ, क्या कुछ खोया और अगले साल क्या कुछ बेहतर हो सकता है। गो के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अपने इस साल के न्यू ईयर रेजोल्यूशन के तौर पे जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि 2021 जो है वो तरक्की का साल होगा, कोई भूखा नहीं सोएगा। मगर साल के अख्ताम पर हमने देखा कि 343 अरब रुपए के नए टैक्सेस के मिनी बजट के साथ ये हो रहा है आगाज़, और यही इसी को न्यू ईयर्स गिफ्ट आवाम के लिए पेश किया गया है। मुल्क इसी तरह मुआशी तौर पे जो हालात रहे, बैड गवर्नेंस और महंगाई, ऐसे मसाइल में घिरा हुआ है। अभी भी आम आदमी के लिए हालात रोज़ बरोज़ मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे हैं। इसी बरस मार्च में सेनेट के इंतखाबात भी हुए। बहुत सी जो सियासी एक्टिविटी है उसका कुछ जिक्र कर लेते हैं, जो मेन हाईलाइट्स हैं। जैसा कि सेनेट के इंतखाबात में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और हफीज़ शेख के दरमियान जो मुकाबला था, उसमें हुकूमत के साथ होने वाला अपसेट। फिर सेनेट इंतखाबात के बाद अपोजिशन जो PDM के एक प्लेटफॉर्म से इकट्ठी हुई थी और ख़ुद पर बड़ी उम्मीदें थी अपोजिशन को कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ मुश्तरका तौर पर जिद्दोजहद करने जा रहे हैं, लेकिन अचानक ही लॉन्ग मार्च, इस्तीफ़ों और वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने के मामलात के ऊपर कोई एजेंडा पर मुत्तफ़िक नहीं हो सके और बिल आखिर पीपल्स पार्टी PDM से अपने रास्ते जुदा कर गई। और ये मुत्तहिदा अपोजिशन के लिए एक बड़ा धचका रहा साल 2021 में। फिर इसके अलावा कई नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए, जिसमें डस्का, कराची का हल्का ने 249, नौशहरा, चकवाल। अभी होने वाले KP के इंतखाबात या कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात, इनमें हुकूमत के लिए कोई अच्छे नताइज नहीं निकले। इसी साल बलूचिस्तान में की सियासी एक्टिविटी भी बहरान का शिकार ही रही। वज़ीर-ए-आज़म कमाल साहब को घर भेज दिया गया। उनकी अपनी अपोजिशन के साथ साथ उनकी अपनी काबीना और पार्टी के अरकान उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने में कामयाब हो गए और फिर वो मुस्ताफ़ी हो गए। ये तो बलूचिस्तान में हुआ, लेकिन इसके अलावा ओवरऑल अगर हम देखें, मीडिया के हवाले से भी बात करें, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से एक बिल लाया गया जिसमें उन्हें भरपूर एहतजाज किया और उसको हुकूमत को बैक फुट पे जाना पड़ा। उस मामले के हवाले से एक टसल जारी रही हुकूमत और सहाफ़ती तंजीमों और सहाफ़ियों के दरमियान भी। इसके अलावा अपोजिशन के साथ साथ हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ भी एक महाज खोल लिया। इदारों और हुकूमत के दरमियान इसको कहा गया कि महाज आराई है। फिर बाद में माफ़ियाँ भी मांगनी पड़ी। फिर जो सबसे बड़ी एक हाईलाइट रही, जिस हवाले से कहा जा रहा था कि हुकूमत के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात बन सकती हैं, वो एक नोटिफिकेशन का मामला था। लेकिन बज़ाहिर हुकूमत ने वो भी मामला गुजर ही गया किसी न किसी तरीके से। फिर इसके अलावा ये तमाम जो है वो बहरान थे जिनका हुकूमत को सामना रहा। और आखिर साल के आखिरी कुछ महीनों के अंदर ये जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो लीक का मामला हो या राना शमीम का बयान हल्फी, उसने एक नई बहस को छेड़ दिया। ये तमाम मामलात इस साल हुए। इसके ऊपर हम बात करेंगे और अगले साल क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं उस बारे में भी बात करेंगे। और जिन 3 शख्सियात को आज हम लोगों ने दावत दी है प्रोग्राम में, वो अपने प्राइम टाइम के टॉक शोज़ करते हैं TV पर और उनका ओपिनियन मैटर करता है। तो जानेंगे उनसे कि क्या हो सकता है और क्या होने जा रहा है। वसीम बदामी साहब हमारे साथ होंगे, आसमा शराजी साहिबा जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, आदिल शाहजेब साहब भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में होंगे। आप तीनों क्योंकि हर शाम बैठते हैं, इन सियासी रहनुमाओं से जवाब तलबी भी करते हैं, तो यकीनी तौर पे इस पूरे साल का जो आप लोगों ने अहाता किया होगा या जो एनालिसिस होगा वो जानना हमारे नाजरीन भी बड़े एक्साइटेड होंगे इसको जानने के लिए। तो आसमा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगाज़ मैं आपसे ही करती हूँ। हमने देखा एक ओवरऑल अगर हम देखें, सिर्फ पहले हुकूमत की बात कर लेते हैं, फिर हम अपोजिशन के ऊपर आएंगे और फिर दीगर मामलात के ऊपर भी आएंगे। ज़िमनी इंतखाबात हों, उसमें के नताइज सबके सामने रहे। फिर उसके अलावा अभी रिसेंटली KP के इंतखाबात हों और फिर एक ओवरऑल महंगाई की शक्ल में जो मुश्किलात रहीं आवाम के सामने, क्योंकि बुलंदो बांग वादे बहुत ज़्यादा थे, वो वफा ना हो सके। लेकिन हुकूमत को हमने देखा फिर भी इन मुश्किलात का सामना करती रही। बजट भी उनकी तरफ से पास करा लिया गया, तहरीक अदम एतमाद का भी सामना नहीं करना पड़ा और सिविल अस्करी ताल्लुकात के तनाजुर में जो बड़ी कयास आराइयाँ थीं उस हवाले से भी कुछ ख़ास नहीं हुआ। आपकी नज़र में क्या गेन किया और क्या लूज़ किया PTI की हुकूमत ने इस साल 2021 में? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया अफ़सा। और एक तो आपको आने वाला साल बहुत मुबारक हो, आप सबके लिए बहुत दुआ है, आपके नाज़रीन के लिए भी। जो पिछला साल गुज़रा या गुज़र रहा है, थोड़े घंटों के बाद ये गुज़र जाएगा,
उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो हिस्सा है जो कि हुकूमत की परफॉर्मेंस का है और एक वो हिस्सा है जो कि अपोजिशन की परफॉर्मेंस का है। यानी दो जो शेडो गवर्नमेंट होती है और जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट ऑफ द टाइम, उसकी हम बात करते हैं। तो जो गवर्नमेंट ऑफ द टाइम है उसके लिए पिछला एक पूरा साल जो है वो सर्वाइवल का साल रहा। यानी उन्होंने एक और साल जो है वो बड़ी कामयाबी के साथ अपने नंबर्स के साथ पूरा कर लिया। बजट भी पेश कर दिया। उनको कोई ज़्यादा कोई एहतजाज का सामना नहीं करना पड़ा। उनको बहुत ज़्यादा किसी अपोजिशन की तरफ से किसी मसले का सामना नहीं करना पड़ा। वो एक सफ़ा गो के उस तरह का जुड़ा हुआ सफ़ा ना रहा, लेकिन उसके बावजूद उस सफ़े से उनको कोई बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो हैं वो सामने दिखने को नहीं मिली। ना कोई उनको एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुश्किलात सामने आई, ना उनको कोई अदलिया की तरफ से प्रॉब्लम्स आए, ना उनको पार्लियामान की तरफ से प्रॉब्लम्स आए। सिर्फ प्रॉब्लम अगर आया तो उनको अपनी परफॉर्मेंस की वजह से आया और पाकिस्तान मुआशी एतबार से और ज़्यादा नीचे जो है वो चला गया। और ज़्यादा पाकिस्तान के अवाम जो है उनको मुश्किलात हुई। वो लोग जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को पिछले साल के सूरज के चढ़ने के साथ उनकी उम्मीदें भी शुरू हो गई थी कि 2021 के अंदर जो है उनको रोटी कपड़ा मकान मिलेगा, उनको सस्ती अशिया मिलेंगी, महंगाई कम होगी, उनका जीना आसान होगा। लेकिन 2021 के अब तक के सूरज गुरूब होने तक की मैं बात कर रही हूँ, पाकिस्तान के अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला है। अद्वियात महंगी हो गई, आपने देखा जिस तरह की सूरत हाल है और महंगाई में रोज़ बरोज़ इजाफा होता चला जा रहा है। बल्कि आज भी यानी कल शाम तक की मैं बात बताऊं अगर, तो ये जो 342 या 350 अरब रुपए का बजट पेश किया जा रहा है जिसके असरात हम 2022 में देखेंगे, तो ऐसे लगता नहीं है कि 2022 भी जो है वो पाकिस्तान के अवाम के लिए कोई बहुत बेहतरीन साल होगा। तो एक तो वह, दूसरी जानिब जो अपोजिशन की परफॉर्मेंस है वो भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही बल्कि मायूस कुन रही। मुझे अगर आप इजाजत दें, मैं एक सेपरेट सेगमेंट मैं कत्ता कलामी की माजरत में अपोजिशन के ऊपर एक सेपरेट सेगमेंट करना चाहती हूँ। मैं ज़रूर आपके ख्यालात उस पर ख़ास तौर पे जानना चाहती हूँ। लेकिन अगर हम अभी पीटीआई की बात करें, पार्टी की सियासत की हद तक अगर जो इंतखाबी नताइज हमारे सामने रहे वो डिस्करेजिंग थे पीटीआई के लिए, लेकिन एक असर नौ साजी कर दी पार्टी की। फिर उसके अलावा यकीनी तौर पे अवामी मसाइल, महंगाई वगैरह तो है, उसका एतराफ़ करना, इसको आपने कैसे देखा पीटीआई हुकूमत की तरफ से कि जी हाँ ये मसाइल मौजूद है, हम इसका कोशिश कर रहे हैं इसको हल करने की, अमली तौर पे कुछ हो ना हो। फिर नेशनल सिक्योरिटी एक पॉलिसी तरतीब दी, उन्होंने कहा पहली दफ़ा पाकिस्तान में हम कर रहे हैं। सेहत कार्ड्स की हुकूमत बात करिए, कामयाब जवान और इस तरह के फलाही टाइप प्रोग्राम्स भी जो हैं हुकूमत के, इन सब ने कोई थोड़ा बहुत फेस सेविंग दी है आपकी नज़र में? मेरा ख्याल है कि लंगर खानों की तादाद में थोड़ा इजाफा हुआ है। वो एक फलाही काम हम देख सकते हैं जो कि पिछले एक साल में भी हुकूमत ने सरअंजाम दिया है। सेहत कार्ड का ज़रूर इजरा किया गया है, लेकिन हमें लोगों से कंप्लेंट से सुनने को मिल रही हैं कि उसके अंदर भी पैसे मौजूद नहीं हैं। और जाहिर है कि देखिए जो मुआशी मुश्किलात है उसमें हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इसको निमटने के लिए कोशा नज़र नहीं आई। उन्होंने कोशिश ज़रूर की है, लेकिन शायद उनकी बस की बात नहीं है कि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर बार बार IMF की तरफ से एजेंडाज आ रहे हैं, जिस तरह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, जिस तरह से बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, गैस जो कि मिलती नहीं है उसकी कीमतों में इजाफा हुआ है और जो दस्तयाब भी नहीं है, तो एक हमें मिसमैनेजमेंट, बदइंतजामी और बदहाली जो है वो नजर आती है। और हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने पिछले एक साल में कोई संजीदा कोशिश की हो कि वो अपनी जो एक अपोजिशन या जो जिस तरह से अपने जो अहबाब हैं उनके इर्द गिर्द उनके हवाले से वो कोई बात करते हुए या अपने जो अपोनेंट्स हैं उनको टफ टाइम देने के अलावा कोई काम कर सकें। कोई बहुत ज्यादा हमें देखिए जो सिग्निफिकेंट चीजें ये कहते हुए बहुत मायूसी होती है कि वो सिग्निफिकेंट चीजें हमें जो नजर आनी चाहिए थी आम आदमी के हिसाब से कि उसको कोई थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता, वो नहीं है। अभी कल भी जो टैक्स आया आपने लगाया गया है उसमें भी आप देखिए कि प्रॉपर्टी के हवाले से टैक्स जो है उसको इस्तिस्ना दिया गया है, लेकिन उसके साथ साथ आप बच्चों के दूध और जो दूसरी अशिया खुर्दनोश है तकरीबन 144 अशिया बनती हैं उनके ऊपर जो है वो और ज्यादा 17% GST लगाया गया है। तो ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि लगता नहीं है कि कोई बहुत संजीदा कोशिश हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाऊंगी, वापस हम इसी साल जो कुछ होता रहा उसके बारे में बात करेंगे। खास तौर पे मैं चाहूंगी हमारा फोकस कुछ ज़रा जो समाजी मामलात रहे उस पर भी रहे, लेकिन आप सब जो है वो सियासत को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, सियासी गुरूज हैं, तो ज़्यादा फोकस पहले तो हम हुकूमती हालात और अपोजिशन के ऊपर ही रखेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक, वापस आएंगे तो दीगर मेहमानों से भी बात करेंगे। के बाद खुश आमदीद। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि इस साल, ये साल 2021 कैसा रहा सियासी तौर पे,
हुकूमत के लिए, ऑपोजिशन के लिए, और ख़ास तौर पे आखिर में जानूंगी कि समाजी तौर पे हमारे जो मामलात रहे अखलाकियात के हवाले से भी, या जो इंटॉलरेंस हम देखते हैं उस हवाले से भी कैसा रहा। इसी दौरान वसीम बदामी साहब ने और आदिल शाहज़ेब साहब दोनों ने ज्वाइन किया। आप दोनों को भी खुश आमदीद कहूँगी। वसीम, आपकी तरफ आऊँगी मैं। पहला ये जो हमारा टॉपिक है हुकूमत के हवाले से, हमने देखा चैलेंजेस रहे, इस नौयत के भी रहे कि ये TLP वाला जो मामला था और उसके बाद उनके साथ मुआहदा कर लेने के बाद बैकलैश रहा, इंतखाबी मामलात के ऊपर से आसमा साहिबा ने भी ब्रेक से पहले तफसीली तौर पे बात की है। इन जनरल आपकी नज़र में क्या एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ही था, अंदाज़ा था कि इस नौयत का ही ये साल गुजरेगा और कुछ चीज़ों के ऊपर हुकूमत ने अपनी जो पोजीशन है उसको मजबूती से थामे रखा, या आपको लगा कि कमज़ोर पड़ गई हुकूमत 2021 में PTI की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपने जिन हवालों से कहा, तो बतौर मजमूई अगर आप मुझसे पूछें तो तवक्को या खदशा या डर यह था कि हम एज अ सोसाइटी एंड एज इंडिविजुअल्स भी हर तौर पे हम थोड़ा सा मजीद जो है वो जवाल का शिकार होंगे, और ऐसा ही हुआ है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि तवक्कुआत के मुताबिक था, इसलिए कि तवक्को भी लग भी यही रहा था, खतरा भी यही था कि मामला नीचे की तरफ ही जा रहा है। और अनफॉर्चुनेटली आई हेट टू से, लेकिन आगे भी ऐसे लगता है। तो हमें इंटॉलरेंस की बहुत सारी एग्जांपल्स नजर आई, जिसमें ज़ाहिर सियालकोट का एक वाकया और बहुत सारे और वाकयात हैं, तो वो तो अपनी जगह रहा मामला। गवर्नमेंट के हवाले से लगता था कि गवर्नमेंट और इमरान खान साहब अपनी जगह पर टिके रहेंगे, और वो टिके रहे। लेकिन बहरहाल एक इंसिडेंट जाहिर ऐसा हुआ कि जिसने सबको हैरान परेशान कर दिया कि भाई ये क्या हो गया और ये कैसे हो गया। और उससे जाहिर सी बात है कि वो जो मामला जिस तरह से थे उस तरह से नहीं रहे, और वो एक नोटिफिकेशन के गिर्द वो सारी की सारी कहानी घूमती है। तो मेरे ख्याल में अगर सियासी तनाजुर में और ताल्लुकात के तनाजुर में कोई एक बड़ा वाकया या एक बड़ा अनएक्सपेक्टेड वाकया आप कहें, तो मेरे ख्याल से वो वही नोटिफिकेशन से मुतालिक था कि जिसने सबको हैरान परेशान कर दिया और जिसने बहरहाल ताल्लुकात को भी मुतासिर किया है। अच्छा, तो आदिल, एक ये मामला नोटिफिकेशन वाला सबसे सीरियस तो था ही, लेकिन उसके बाद फिर इत्तेहादियों खफा हो गए, राजी कर लिया गया। मुख्तलिफ मौके पे हमने देखा। अब कल जहां साल खत्म हो रहा था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कहीं नहीं जा रही हुकूमत। तो क्या वाकई इतने ही मुतमिन रही हुकूमत इस साल पूरा? ये अफसर जो वसीम ने नोटिफिकेशन वाले मामले का कहा ना, ये अगर इससे पहले प्राइम मिनिस्टर कहते और वो कहते रहे कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही, तो हम कन्विंस हो जाते कि हाँ कहीं नहीं जा रही। क्योंकि अगर हुकूमत नहीं चली इन 3.5 सालों में, तो ओपोजिशन ने हकीकी ओपोजिशन नहीं की, और अभी तक नहीं की। ये जो कुछ हो रहा है ये खान साहब की अपनी गलतियों की वजह से, PTI अपनी खुद ओपोजिशन है, और उन्होंने जो सबसे बड़ा ब्लंडर किया। देखिए, साल का आगाज हुआ तो इकोनॉमी डी ट्रैक थी 2021 की अगर बात करें कि जी महंगाई आ गई, IMF के प्रोग्राम में हम चले गए। फिर वो कोविड के बाद थोड़ा सा, चूंकि IMF का जो मुआहदा हुआ था वो थोड़ा सा उन्होंने जो था मुअत्तल हो गया था, तो थोड़ा सा सुकून का सांस हमें मिला। सब कुछ इन्होंने कोविड पे डाल दिया। उसके बाद एक फेज ऐसा आया कि हमें लगा कि इकोनॉमी, स्पेशली जब तरीन साहब आए, ही इज़ वेरी गुड विद अ टॉक, जो वो कहते हैं और जिस एंडोजमेंट से कहते हैं, वो जैसे ही आए उन्होंने कहा था कि जनाब 3 साल में आप लोगों ने मईशत का सत्यानाश किया है, अब मैं ठीक करूंगा। तो हमारे जैसे लोग कहते थे यार ये तो वाकई इंट्रोस्पेक्शन से शुरू कर रहे हैं। तो वो एक फेज 2-3 महीने का ऐसे आया कि हमें लगा कि वाकई मतलब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बूम आ गया, और अब तो वाकई खान साहब जो हैं वो 5 साल पूरे कर लेंगे। लेकिन उसके बाद जो नोटिफिकेशन वाला मामला हुआ, क्योंकि देखिए पिछले 3 सालों में जो ब्लंडर्स होते रहे ना, हुआ ये कि एक पेज की वजह से वो सारा ब्लंडर जो था, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ना ब्रशिंग अंडर द कारपेट, वो सारा गन जो है कारपेट के नीचे जमा होता रहा। जैसे ही नोटिफिकेशन का मामला आया, तो इस नोटिफिकेशन वाले मामले को एक आप ट्वीट से जोड़ दें, जिसके बाद नवाज शरीफ साहब के भी मामलात काफी बिगड़ चुके थे। तो ये बिल्कुल वही एक पॉइंट ऐसा था, एक टर्निंग पॉइंट है ये पाकिस्तानी सियासत का, और इसकी इम्प्लीकेशंस जो हैं अगले चंद हफ्ते मेरे ख्याल में ये काफी अहम है। ये डिसाइड करेंगे कि 2022 जो है ये कैसा होगा खान साहब के लिए। और मुझे लगता नहीं है, आई होप आई एम रॉन्ग, क्योंकि हर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को 5 साल पूरे करने चाहिए। लेकिन खान साहब मुझे 5 साल इसलिए पूरे नहीं करते दिख रहे कि या वो रहेंगे या बाकी लोग जो हैं
किसी ना किसी को घर जाना पड़ेगा। अच्छा। और ये अगले 3 से 4 वीक में बहुत सारे मामला तय हो जाएंगे। अच्छा, और वसीम अपना इस बारे में भी एक कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं जानना चाह रही थी आपसे कि पॉपुलैरिटी के एतबार से पीटीआई हमने देखा जब इख्तिदार में भी आई, खासकर नौजवान एक नया हमने तर्ज सियासत देखा और लोगों के इंटरेस्ट भी देखा, उस हवाले से कोई नुकसान पहुंचा है वो जो पॉपुलैरिटी थी? और ये बात जो बारहा कहती तो अभी भी है हुकूमत कि हमारे अलावा दूसरा ऑप्शन ही क्या है, लेकिन क्या लोगों ने किसी और को दूसरे ऑप्शन के तौर पे देखा है इस साल में? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि पॉपुलैरिटी को एक डेंट तो लगा है जिसकी मेन वजह इन्फ्लेशन थी, लेकिन जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही हैं, जितनी ज़्यादा गवर्नेंस के इश्यूज रहे हैं और इन्फ्लेशन रही है, उस एतबार से गवर्नमेंट को जितना अनपॉपुलर होना चाहिए था उतनी मेरे ख्याल में हरगिज भी नहीं हुई। मेरा आज भी ख्याल है कि तहरीक इंसाफ का जो वोटर है उसमें से एक बड़ी अक्सरियत आज भी राइटली और रॉन्गली इस बात पे कन्विंस है कि अगर महंगाई है तो इमरान खान क्या करे, ये ग्लोबल फिनोमेना है, या अगर महंगाई है तो कहीं ना कहीं से इसकी जिम्मेदार साबका हुकूमतें भी हैं। तो मुझे बहरहाल ये लगता है कि पॉपुलैरिटी के फ्रंट पे एक डेंट पड़ा है, लेकिन कोई ऐसा बड़ा कोई बहुत बड़ा कोई धचका नहीं लग गया। और जो आपने ऑप्शंस ऑल्टरनेटिव्स की बात की, अगेन मुझे लगता है कि पीपल्स यानी पीटीआई के कैंप में देखें ना, कुछ कैंप्स तो है ना कि भाई नून लीग के वोटर ने नून को ही वोट देना है, पीटीआई के वोटर ने पीटीआई, जो स्विंग वोटर है वो तय करता है कि हवा किस तरफ चलेगी। तो उन स्विंग वोटर में से जो प्रो पीटीआई वोटर है उनमें से अक्सर मेरे ख्याल में जो पीटीआई से नाराज भी है या गैर मुतमईन भी है, वो भी ऑपोजिशन के किसी रहनुमा को मसाइल का हल नहीं समझता, मेरी राय में। ये जी 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 अच्छा, अब मैं चलिए एक ब्रेक में फिर यही टॉपिक आसमा साहबा की तरफ भी लेके जाना चाहूंगी, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिक है ये मामला। जब हम जाके आवाम से शॉर्ट्स लेते हैं, उनसे पूछते हैं तो वो बड़े गुस्से का इजहार करते हैं महंगाई के हवाले से, लेकिन वसीम भी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो या बहुत से पीटीआई के वोटर, वो भी डिफेंड करते हैं कि इनको हालात ही बड़े मुश्किल मिले, वही बयानियाँ जो हुकूमत खुद बनाती है। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं साल 2021 कैसा रहा सियासी तौर पे। हुकूमत की बात तो हुई, अब जरा बात करते हैं अपोजिशन की। आसमा साहबा, ब्रेक से पहले जो बात वसीम साहब कर रहे थे वो ये कहते हैं कि उनको उस हद तक पॉपुलैरिटी में फ़र्क नज़र नहीं आया, तो क्या ये बात दुरुस्त है कि जो वोटर है पीटीआई का या आम आवाम है, उन्होंने फिर भी अपोजिशन की जमातों पे एतमाद नहीं किया या एतबार का इजहार नहीं किया अपने ख्यालात में भी? बेशक ये सारे हालात थे, महंगाई थी, और लेकिन इंतखाबी नताइज में ज़रूर वो चीज़ नज़र आई। देखिए, जाहिर है कि मैं वसीम की इंफॉर्मेशन को या उसको तो चैलेंज नहीं कर सकती, लेकिन इस वक्त तक ताहाल हमारे पास कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि हम ये जान सकें कि इस वक्त पॉपुलर कौन है और अनपॉपुलर कौन ज़्यादा है, सिवाय इसके कि इंतखाब हों। और जितने भी ज़िमनी इंतखाब हुए हैं, जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शंस हुए हैं, तो हमने देखा है कि वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा ख़ास करके वो ऐसा सूबा है जिसने कि 2 मरतबा मुंतखब किया और दूसरी मरतबा 2/3 अक्सरियत के साथ जो है वो 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुंतखब किया। तो वहाँ पे जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है, आप उसका अंदाज़ा ये लगा लें कि पेशावर की मेयर की नशिस्त के लिए 5000 वोट लिया था अरबाब साहब के बेटे ने, नाम मैं भूल रही हूँ, आदिल को पता होगा। लेकिन अब उसके अंदर जो इलेक्शन दोबारा, यानी अरबाब साहब की फैमिली का मैं बता रही हूँ, और अभी जब इलेक्शन हुआ है बल्दियाती इंतखाबात का, तो 45,000 पीपल्स पार्टी के उस नुमाइंदे ने वोट लिया है। JUIF की आप वहाँ पे कामयाबी देख लें कि किस तरह से, बन्नू देख लें, बाकी जितने भी अजला हैं वहाँ पे, जहाँ पे पहले बड़े यानी स्वीप किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आम इंतखाबात के अंदर, मैं उन अजला की आपसे बात कर रही हूँ। तो जाहिर है कि एक हमें उसमें एक बहुत नज़र आता है, एक बहुत ज़्यादा चेंज नज़र आता है। इसी तरह से हम यहाँ पे भी रोज़मर्रा के लोगों से जब मिलते हैं जो कि वोटर्स हैं तहरीक इंसाफ के, तो वो भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा हमें मायूस नज़र आते हैं। लेकिन जो वसीम ने ये बात कही कि अपोजिशन जमातों को भी वो नहीं समझते कि वो उस तरह से उनके इरादों पे पूरा उतर सकेंगे या उनकी बात सुन सकेंगे, इस पे भी मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ यूं है कि जो पाकिस्तान की आवाम है वो हमेशा से पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही ट्रस्ट करती है। आप जिस तरह से भी उनको कोशिश करते हैं, कम अज़ कम पिछले 30 साल से तो एक कॉन्टीन्यूस किस्म की कोशिश है कि ये करप्ट हैं, ये चोर हैं, ये लुटेरे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि इन्हीं जमातों को वोट मिलता है और इन्हीं की तरफ अवाम वापस मुड़ के देखते हैं। और मुझे ये भी यकीन है कि चंद सालों के बाद
एक दफा फिर तहरीके इंसाफ से लोग उम्मीदें जोड़ लेंगे, क्योंकि वो भी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर है। और अगर परफॉर्म करती है तहरीके इंसाफ अगले 1 साल के अंदर, तो लोग उनके पास भी जाएंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि सियासी जमातों से लोग मायूस नहीं है। अलबत्ता अपोजिशन को अपना जो एजेंडा है उसको वाजे और लाएअमल को वाजे करना होगा, चोर दरवाजों से डीलों से निकलना होगा, उनको अपने केसेस की बजाय अवाम के जो मसाइल हैं उनको फोकस करना होगा, आइन को फोकस करना होगा, जमहूरियत को फोकस करना होगा। और यकीन मानिए कि पाकिस्तान के अवाम बिरयानी की प्लेट पे बिकने वाले नहीं हैं, वो हमेशा से जमहूरियत के लिए खड़े हुए हैं। और यही वजह है कि आज भी ये सारी सियासी जमातें जो हैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, और इससे ज्यादा जमातें भी मौजूद हैं। जितनी भी सियासी जमातें आती हैं, पाकिस्तान के अवाम उनको एक ना एक दफ़ा एक ना एक जगह पे ज़रूर जो है वो उनको परखते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि पॉलिटिकली पाकिस्तान के अवाम में ज़्यादा शऊर आया है। अलबत्ता अगर ये सूरत हाल इसी तरह से रही तो मायूसी बढ़ सकती है। सियासी जमातों को उसके ऊपर ज़रूर सोचना चाहिए। चलिए, इस बात पे आप लोगों का अग्रीमेंट है, आप तीनों की तरफ से बात। जी 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 जरूर कीजिए। बस सिर्फ कोई कमेंट है कि आपने मुझसे ये, मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है उसके हवाले से कमेंट किया और मैं इसमें मैं कायम हूं, लेकिन इंतखाबी सियासत के हवाले से कमेंट नहीं किया मैंने। इंतखाबी सियासत पे मैं आज भी समझता हूं कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विनिंग पार्टी नहीं होगी। और मेरी 2018 के बारे में भी यही राय है, इलेक्शंस के बारे में जो आखिरी इलेक्शंस हुए। तो मुझे ये लगता है कि पीटीआई का जो अपना वोटर बेस था वो मोर और लेस इंटैक्ट है, +-20%। लेकिन ना वो 2018 में जनरली इतना था कि इलेक्शन जिता सकता, लेकिन वो इतना जरूर था कि अगर थोड़ा सा दाव पे चल जाए तो इलेक्शन जीत जाए। एक होता है ना वोटर बेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वो इतना है कि उसको विफाक में जितवाने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, इतना कुछ जो कि मुमकिन ही नहीं है। पीटीआई का पीपल्स पार्टी जितना कम हरगिज भी नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं है कि जनरल इलेक्शन हो तो इलेक्शन जीत पाए। इतना जरूर है कि थोड़ा बहुत दाव पे चले तो काम बन जाए। तो ये इंतखाबी सियासत के तनाजुर में ये राय मेरी, और पीटीआई का जो अपना वोटर है उसके तनाजुर में वो राय मेरी जो मैंने दी है। परसेप्शंस को देखते हैं मैं इसमें देखें, एक तो वसीम और आसमा दोनों ने बड़ी डिटेल उस पर बात की। जो एक इस वक्त हम जैसे सहाफ़ी हैं ना, हम अब या तो माइक लेके चले जाएं जी अवाम की राय क्या है, और या ये है कि ज़िमनी इलेक्शंस पे चले जाएं। कराची से आप शुरू हों, वो नशिस्त जो फैसल वाडा ने छोड़ी, जो जीत चुकी थी तहरीक इंसाफ, 4-5वें नंबर पर वहाँ पर आई। फिर पंजाब के सारे ज़िमनी इंतखाबात 80-90% तहरीक इंसाफ हारी, ठीक है। फिर आप आ जाएँ केपी के लोकल बॉडीज़, मैं उस दिन वहाँ पर मौजूद था। अफसा, आप अगर 10 वोटर्स से पूछते हैं ना तो 7-8 का बड़ा सिंपल जवाब होता है, हमने किसी को भी वोट दे देना है, हमने पीटीआई को वोट नहीं देना। और आसमा ने आपको पिशावर सिर्फ की एग्जांपल दी ना, ये एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट था कि 2013 और 18 में सारी ओपोजिशन मिलकर तहरीक इंसाफ को नहीं हरा सकती थी। आज तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट वहां से 50,000 लेता है और तहरीक इंसाफ मुखालिफ वोट वहां पे 2.5-3 लाख पड़ा है। तो ये जो अवाम का मूड है उससे वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। और मैं वसीम से पार्शली इस पे एग्री करूंगा कि जो पीटीआई का वोटर है वो उसका वो इंटैक्ट इस सूरत में है, वो नाराज है, वो घर से नहीं निकल रहा। अगर वो इंटैक्ट भी रहता है, वो किसी और को वोट नहीं देता, लेकिन अगर वो घर से नहीं निकलता, और हमने लोकल बॉडीज में भी देख लिया कि तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं या उन्होंने किसी और को वोट दिया है और या वो घर से ही नहीं निकले। खान साहब के लिए वो अभी फिलहाल निकलना नहीं चाहते। तो ये ऑपोजिशन के लिए भी कोई खास विन विन नहीं है ना फिर तो सारी सूरत हाल के अंदर। नहीं, लेकिन आवाम के पास देखिए, आवाम के पास ऑप्शन, मैं आपको ये बताऊं, मौलाना साहब क्यों अनएक्सपेक्टेडली लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड है उनका वोट लेना, मेरे लिए नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो लोग जो कि सिर्फ इमरान खान को जिम्मेदार नहीं समझते, इमरान खान को मतलब बहुत से लोग समझते हैं कि मुक्तदिरा उनको लेके आई 2018 में, बहुत सी चीजें ओपन सीक्रेट है, वो वाला वोट जो है वो क्लैरिटी में ना पीपल्स पार्टी को पड़ा है ना अवामी नेशनल पार्टी को पड़ा है, क्योंकि इन दोनों की सियासत जो है वो दरमियान में रही है। एक मौलाना साहब है जो क्लियर कट शुरू से वही बात कर रहे हैं, उनको वो वाला वोट पड़ा है। क्योंकि आपने कवर भी किया केपी का इंतखाब, लेकिन इस बारे में मुतजाद किस्म की वैसे राय सामने आई है। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ मजहबी वोट भी मौलाना साहब को, ये तो यकीनी तौर पे अब ऑब्वियसली इसके ऊपर डिफरेंट किस्म के पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो इंतहा पसंदी हमने देखी और ख़ास तौर पे कल पार्लियामान के अंदर जो कुछ हुआ, या उसके अलावा भी जो एक सियासी निज़ाम बन चुका है जिसके अंदर तलखी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसकी क्या वजह आप लोगों की नज़र में अगले साल को बेहतरी आएगी। बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं साल 2021 के बारे में। वसीम, अब ज़रा हम बात कर लेते हैं जो रवैये हमने सियासतदानों की तरफ से देखे।
प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम रहता है कि उन्होंने एक नया अंदाज सियासत का जो अपना कंटेनर के ऊपर खड़े होकर मुतारिफ कराया, जनरलाइज कमेंट्स किए, सबको चोर डाकू कह दिया। लेकिन उसके अलावा हमने बहुत ज़्यादा मोरल पुलिसिंग भी उनकी तरफ से देखी। वो नौजवानों को बताते हैं कि उनको अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, वेस्ट कैसे बुरा है और हम किस तरीके से अच्छे हैं, और क्यों रेप केसेस होते हैं, और ये सब कुछ दीगर सारी चीज़ें। यहाँ पर पश्तूनों के हवाले से जो OIC के प्लेटफॉर्म से बात कर दी, आपके अंदाजे के मुताबिक क्या वजह है और क्या क्या रुझानात रहे इस एक साल? हमने टीवी टॉक शोज में थप्पड़ लगते हुए भी देखे, और कल परसों आपको आपके अपने शो में हम कॉल आउट करते हुए देखा डॉक्टर शहबाज गिल साहब को, जो अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहे थे। कैसा रहा इस साल को? बेहतरी आई या मामला नीचे गए हैं ज़्यादा? अब बेहतरी नहीं आई और मामला नीचे गए, और मुझे आई हेट टू से दिस, लेकिन मुझे लगता है कि मामला जरा नीचे ही जाते रहेंगे। हमने 80s और 90s की सियासत में PML नून और पीपल्स पार्टी को एक दूसरे पर बहुत ही इस तरह के इल्जाम, खासतौर पर मोहतरमा पर जो इल्जाम लगाए गए थे PML नून की जानिब से, ज़ाहिर है वो करते देखा था। फिर थोड़ा सा एक ठहराव आया था सियासत में, थोड़ी सी मेच्योरिटी हमें नजर आई थी। अभी जो एक डिफरेंट फिनोमिना है वो ये कि यानी इसमें कोई शक ही नहीं है कि अपोजिशन ने भी इसमें अपना हिस्सा डाला जाए। और मैं तो कह रहा हूं, माजी में तो इन्हीं जमातों ने जो आज अपोजिशन में, इन्होंने नए नए रिकॉर्ड्स कायम किए हुए थे क्या कुछ ना करने के, बीबी के कैरेक्टर के हवाले से क्या कुछ कहा गया और बहुत सारा। लेकिन फिर हालिया तारीख में कुछ बेहतरी आई थी। अब मसला है कि आमतौर पर गवर्नमेंट्स को थोड़ा सा ज्यादा, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है मामला को जरा सुलझाए रखने में। अब यहां हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की सतह पे, बल्कि वजीर आजम साहब की सतह पर ही रोजाना तकरीर, रोजाना कुछ ना कुछ चल रहा होता है सिलसिला। फिर जाहिर है वो नीचे भी उसका इम्पैक्ट जाता है। फिर वो जो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे टॉक शोज में आते हैं, उनको भी लगता है कि फिर अब जितना हम तुंदो तेज अंदाज से बात करेंगे उतनी हमें दाद वसूल होगी। तो ये मामला इस अंदाज से चलता रहा है, और मुझे लगता है अनफॉर्चुनेटली कि ऐसे ही ये मामला चलेगा भी। और अभी तो सोशल मीडिया और इस सारे कब के बाद ये अब बात आगे ही जानी है, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है, जो कि बड़ा एक सवाल है। आई विश, बड़ी विशफुल थिंकिंग है, मेरा ख्याल ऐसा होने वाला नहीं है कि तीनों पार्टीज के जिम्मेदारान एक मिनिमम चीज पे एग्री कर लें कि हम भरपूर, हम टिका के तनकीद करेंगे एक दूसरे पे, सब कुछ करेंगे, इस सर्टेन लिमिट ऑफ डिसेंसी से नीचे नहीं जाएंगे। इसके नीचे अगर हमारा कोई वर्कर गया, कोई सोशल मीडिया का बंदा, कोई भी गया, हम कम से कम ये कर सकते हैं, उसको रोक नहीं सकते, उसको डिसओन तो कर सकते हैं, ये करेंगे। आई विश कैसा हो सके, ऐसा होने वाला है नहीं मेरा ख्याल। आसमा साहब, देखने में अब ये आ रहा है जो हम देख रहे हैं कि मीडिया के ऊपर लेकिन सारी जिम्मेदारी डाल दी जाती है। कुछ दिन पहले मैं फवाद चौधरी साहब को सुन रही थी, वो कहते हैं इस तरह के एस्टेब्लिशमेंट के किरदार के बारे में कहीं कमेंट्री नहीं होती जिस तरह हमारे टीवी टॉक शोज में होती है, हम इस बारे में भी कानून साजी करेंगे। अगले ही दिन हमारे अपने वजीर दाखिला ने इस बारे में बयान दे दिया, उन्होंने कहा वो 20 साल की पॉलिसी बनाते हैं इदारे। तो मीडिया के ऊपर क्या जिम्मेदारी आती है, और क्या एक ये इसके अंदर एक पॉइंट जिसके ऊपर मैं चाहूँगी आप बात करें कि अगर एक रोल एस्टेब्लिशमेंट का या किसी भी इस तरह के इदारों का रहा हो, तो जब तबसरा किया जाए तो उसका हवाला देना तो जरूरी हो जाता है मीनिंगफुल ओपिनियन डिबेट के लिए। तो फिर इसमें कैसे मैनेज किया जाए? जी, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल सही कहा उन्होंने, कानून साजी होनी चाहिए कि मीडिया इस्टेब्लिशमेंट के रोल को जितना डिस्कस करता है, और इसमें भी कानून साजी मौजूद है कि इस्टेब्लिशमेंट का सियासी किरदार नहीं होना चाहिए। या तो उसके ऊपर भी अमल दरामद करा दें कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपना सियासी किरदार अदा ना करे, उसके बाद फिर मीडिया भी इसके ऊपर बात कर लेगा कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हम बात ना करें या सवाल ना करें। और जहाँ तक आपने ये बात की कि जो पाकिस्तान की सियासी जो मीडिया के हवाले से है, मीडिया के हवाले से पिछले 4 साल जितने मुश्किल गुजरे हैं, और इतने मार्शल में भी इतने मुश्किल नहीं गुजरे। इवन पहली बार डिस्क्रेडिट तो सियासतदानों को तो किया जाता ही रहा था, लेकिन मीडिया को भी डिस्क्रेडिट करने की पूरी कोशिश की गई है। वो आवाज़ें जो कि पाकिस्तान में जमहूरियत या आइन की बात करती रही हैं, उनको भी डिस्क्रेडिट करने की कोशिश, नाकाम कोशिश की जाती रही है और की जा रही है। तो ये इस तरह की जो भी मतलब सवाल पूछेगा, एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया गया है पिछले 4 साल के अंदर कि जो भी हुकूमत से उसकी कारकर्दगी का सवाल पूछेगा, या जो भी ये कहेगा कि पाकिस्तान के अंदर आइन की बुनियाद के ऊपर, आइन के तहत इदारों का क्या किरदार होना चाहिए, उसकी किरदार कुशी की गई है, उस पर इल्ज़ाम लगाया गया। और आपने देखा है कि एक तरफ अबसार आलम पे गोलियां चलाई गई हैं, सत्तूर को घर में घुस के मारा गया, मतीउल्लाह जान को अगवा किया गया। मेरे कॉलम के ऊपर जो है वो 3 लाइनों को गलत जोड़ के उसके ऊपर जिस तरह की मुहिम चलाई गई, और बार बार सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन्स ख़वातीन के खिलाफ चलाई गई हैं, इसकी मिसाल मेरा नहीं ख्याल कि कहीं और मिलती है। और ये सब जुबान बंदी की कोशिशें हैं। तो काश के एक कानून हुकूमत ऐसा भी बनाए कि जिसमें ये कहा जाए कि सवाल उठाने वालों को इजाज़त होगी कि वो सवाल उठाएं, और सवाल उठाने वाले जो सहाफ़ी अपना काम कर रहे हैं उनको निशाना नहीं बनाया जाएगा।
जो हुकूमत, जिनका काम हुकूमत पे तनकीद करना होता है, तालियां बजाना नहीं होता। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठाएं और आवाम को आगाह करें कि उनके हुकूक पर किस तरह से डाका डाला जा रहा है। तो उनको इजाज़त मिलनी चाहिए कि उनके हवाले से जो है वो बात की जाए, इजाज़त हो कि इंसानी हुकूक पे बुनियादी सवाल उठाए जा सके, रोटी कपड़ा और मकान के हवाले से अवाम के और रियासत के जो हुकूक हैं वो अब वो बताए जाएं। ये हमारा किरदार है। मेरा ख्याल है इसके ऊपर भी ज़रूर कानून साजी होनी चाहिए और अगला 1 साल इसके लिए बहुत अहम है कि हम अपनी बात किस तरह से करते हैं और आज़ादी इजहार राय के लिए ये जद्दोजहद कैसे आगे बढ़ती है। बिल्कुल से मैं एक शॉर्ट कमेंट आदिल आपका भी है कि मुख्तसर कमेंट, क्योंकि आप इंटरनेशनल मीडिया के लिए भी काम कर चुके हैं। ठीक है, ये सब बातें जो आसमा साहिबा ने की, एक मुनज़्ज़म तरीके से मीडिया के ऊपर से एतबार उठाया गया, जमहूरी निज़ाम के ऊपर से भी काफ़ी हद तक लोगों का, लेकिन क्या वजह है कि ये शिकवा रहता है और अगले साल क्या बेहतर किया जा सकता है? कोई 1-2 पॉइंट्स अगर आप दे दें। मैं बिल्कुल अगर ब्रीफ से आपको बताऊँ ना, वो ये कि बिल्कुल हमने ये 3-3.5 सालों में देखा कि ऐसा हुआ, और ये नहीं कि ये पहली गवर्नमेंट है जिसने ऐसे किया। इससे पहले नून लीग के दौर में भी हुआ, पीपल्स पार्टी के दौर में थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन हुआ ज़रूर। मतलब नून लीग के दौर में भी ऐसे सहाफ़ी थे जो उन्हें अगर पसंद नहीं थे तो उनके साथ जो हुआ वो इट्स एन ओपन सीक्रेट, और बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर नहीं सकते। लेकिन ना नहीं, मैं मीडिया पे आता हूँ। देखिए, हमें भी अपना इंट्रोस्पेक्शन तो करना चाहिए, लेकिन इस वक्त जो वेयर पीटीआई गवर्नमेंट इज गोइंग रॉन्ग पिछले 3.5 सालों में, और अभी भी इनको समझ नहीं आ रही कि आपसे जब मीडिया सवाल करता है तो आप उल्टा मीडिया पे हमला आवर हो जाते हैं। आपने बाकायदा स्ट्रैटेजीज बनाई हुई हैं, सोशल मीडिया ट्रोलिंग ब्रिगेड बनाया हुआ है, और वो आपको खुद को हुकूमत उससे एक्सपोज हो रही है। जो आप अच्छे काम भी कर रहे हैं ना, वो उसमें दबते जा रहे हैं। अब मैं अगर अपने सहाफ़ियों की तरफ आऊं तो देखें, जर्नलिज्म और एक्टिविज्म में बड़ी थिन लाइन होती है, ठीक है, और मेरे ख्याल में हमें भी बैसियत सहाफ़ी बैलेंस रह के खान साहब पे हम तनकीद तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हम पीपल्स पार्टी या नून लीग की गोद में बैठकर ऐसा करें, उन पर तनकीद ना करें, सिर्फ इन्हीं पर करें, तो ये भी हमें बहुत अहम बात और बहुत बुनियादी बात आपने की। आदिल, बहुत शुक्रिया आपका। आदिल शाहज़ेब, आसमा शाही साहब और वसीम अदामी साहब, आप तीनों ने अपने वक्त में से आज के हमारे खास शो के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।